नमस्कार दोस्तों, SBS स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी सेमेस्टर सेकंड केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव मॉडल सॉल्व पेपर हम डिस्कस करेंगे। अगर आपका एग्ज़ाम ओएमआर पाठ्यक्रम पर होना है, यानी कि आपके एग्ज़ाम में एमसीक्यू प्रकार के प्रश्न पूछे जाने हैं, तो आप सबके लिए आज की वीडियो खासकर महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, इस वीडियो में जो हमने प्रश्न चूज किया है वो सभी रिपीटेड प्रश्न हैं। अभी हाल ही में 3 विश्वविद्यालय ने नई शिक्षा नीति के अंतर्गत अपना पेपर ऑब्जेक्टिव प्रकार का संपन्न कराया है, जिसमें पहली यूनिवर्सिटी थी राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय, दूसरा था दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर और तीसरी यूनिवर्सिटी थी सिद्धार्थ विश्वविद्यालय। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रकार का पेपर हुआ है और सेम सभी का सिलेबस है। तो इन यूनिवर्सिटी में जो रिपीटेड प्रश्न रहे हैं उनको कलेक्ट करके आज का ये मॉडल पेपर मैंने तैयार किया है। दोस्तों, सेम इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि 2021 सत्र से लेकर के 24 तक के रिपीटेड प्रश्न हैं जो आज की इस क्लास में आपको मिलने वाले हैं। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो कानपुर विश्वविद्यालय के होंगे। अगर आप कानपुर विश्वविद्यालय से हैं, आगरा विश्वविद्यालय से हैं, MJPRU बरेली विश्वविद्यालय से हैं, BU झांसी यूनिवर्सिटी से हैं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से हैं, माँ सुकाम्बरी विश्वविद्यालय से हैं, तो आप सबके लिए ये वीडियो खासकर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, केमिस्ट्री का नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो पेपर टाइटल है वो है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो चलिए, आज का पहला मॉडल सॉल्व पेपर है जो हम डिस्कस करेंगे, और इसी प्रकार का लगभग 3 से 4 मॉडल पेपर मैं आप लोग के लिए तैयार कर रहा हूँ, जो कि लगातार सेम इसी टाइम पर आपकी क्लास होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला प्रश्न आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्वीटेस्ट शुगर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे मीठी शर्करा है। तो यहाँ पर बात करें अगर सुक्रोज, तो सुक्रोज को दोस्तों ध्यान रखेंगे टेबल शुगर कहते हैं इसको, ग्लूकोज, और तीसरा है फ्रक्टोज, और चौथा दिया गया माल्टोज। तो सबसे मीठी शर्करा जो आपकी होती है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, फ्रक्टोज होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न रिपीट हो चुके हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इपीमर ऑफ ग्लूकोज। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लूकोज का एक इपीमर होगा। आपके ऑप्शन है फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज और ग्लैक्टोज। तो जो ग्लूकोज का इपीमर होता है दोस्तों वो ग्लैक्टोज होता है। ध्यान रखेंगे क्या होता है, ग्लूकोज का इपीमर ग्लैक्टोज होता है। आपका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका अगला जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट और कई बार का रिपीटेड प्रश्न रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सैंगर अभिकर्मक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सैंगर रेजेंट। आपके ऑप्शन दिए गए हैं 2,4 डाई नाइट्रोफ्लोरोबेंजीन, ऑप्शन बी कह रहा है कि फेनिल आइसोथायोसाइनाइड, और सी ऑप्शन है डेंसिल क्लोराइड, डी दिया गया है पिक्रिक एसिड। तो इसमें से दोस्तों जो सैंगर अभिकर्मक है वो है 2,4 डाई नाइट्रोफ्लोरोबेंजीन। इसको सैंगर रेजेंट के नाम से हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड यूनिट इन प्रोटीन इज कॉल्ड। प्रोटीन में अमीनो एसिड इकाई की 3D व्यवस्था को क्या कहा जाता है। प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना या फिर तृतीयक या चतुर्थक संरचना। तो ध्यान रखें दोस्तों कि अमीनो एसिड इकाई की डी व्यवस्था को जो कहा जाता है टर्सरी स्ट्रक्चर हम इसे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अभी हाल ही में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में सेम प्रश्न रिपीट हुए हैं और दीनदयाल उपाध्याय दोनों में पूछा जा चुका है। इसलिए कानपुर विश्वविद्यालय, बरेली विश्वविद्यालय, BU झांसी या फिर काशी विद्यापीठ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न जो कि कॉमन प्रश्न है, आप किसी भी विश्वविद्यालय का पेपर उठाकर देखेंगे तो ये प्रश्न आपको जरूर मिलेगा और इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि न्यूक्लियोटाइड कंटेन, न्यूक्लियोटाइड रखता है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि शुगर प्लस प्यूरिन प्लस प्रिमिडीन, बी ऑप्शन है कि शुगर प्लस प्यूरिन, सी ऑप्शन है शुगर प्रिमिडीन, और डी ऑप्शन कह रहा है कि न्यूक्लियोसाइड प्लस शुगर प्लस प्यूरिन प्लस प्रिमिडीन। तो ये डी वाला ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। शुगर प्लस प्रिमिडीन होगा नहीं, शुगर प्लस प्यूरिन होगा नहीं, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो शुगर, प्यूरिन और प्रिमिडीन बेस कंटेन करता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सेम यही प्रश्न रिपीट होगा आपके आने वाले एग्जाम में। क्लियर है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा।
चलिए, सबसे आसान सवाल और हर बार का पूछा जाने वाला सवाल पूछा गया है कि मॉडल ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय। डीएनए का मॉडल सर्वप्रथम किसने दिया था? आपके ऑप्शन हैं ओस्टवाल्ड, आइंस्टीन, वाटसन एंड क्रिक, वान हॉफ। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, डीएनए का जो मॉडल दिया गया था वो वाटसन और क्रिक के द्वारा सर्वप्रथम दिया गया था। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर यहाँ पर करेक्ट उत्तर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जिसमें है दोस्तों पूछा गया है कि साइक्लोविर इज यूज एज। साइक्लोविर किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन यहाँ पर है एंटीवायरल, एंटीबायोटिक, एंटीफंगल और नन। तो साइक्लोविर जो है वो प्रयोग किया जाता है किसके रूप में? एंटीवायरल यानी कि प्रति विषाणु के रूप में हम इसको प्रयोग करते हैं। कई बार का रिपीटेड प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने इसको आज मेंशन किया है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार के जो प्रश्न हैं क्वेश्चन पेपर 3 विश्वविद्यालय के आपको मिल जाएंगे 2024 सत्र के, जो मैंने आपको सॉल्व कराए हैं अपने चैनल पर, जो कि प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का मिल जाएगा, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का मिल जाएगा और राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय। 3 विश्वविद्यालय का प्रश्न पत्र हमने सॉल्व करा दिया है 2024 का, प्लेलिस्ट में जाएंगे मिल जाएगा। उसके अलावा आपको 3 से 4 मॉडल पेपर मिल जाएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, स्ट्रक्चर ऑफ पैरासीटामॉल। 100% गारंटी वाला प्रश्न है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, पैरासीटामॉल की संरचना पूछी गई है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया, ऑप्शन ए दिया गया है OH और NH2, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पैरासीटामॉल में आपको बता दें कि जो पैरासीटामॉल का स्ट्रक्चर बनता है वो किस प्रकार से बनता है। सबसे पहले तो आप बेंजीन रिंग बना लीजिए, बेंजीन रिंग के साथ में NH डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर आपको लगा देना है OH। तो इस प्रकार का कौन सा ऑप्शन दिखेगा? स्ट्रक्चर तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर फिलहाल डी वाला ऑप्शन आपका ये करेक्ट उत्तर है, यही आपका पैरासीटामॉल का जो है पैरासीटामॉल की स्ट्रक्चर है। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था, हाउ मनी नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिक, कितने ब्रेवियस जालक की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ब्रेवियस जालक की जो संख्या होती है वो टोटल 14 होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, जो कि है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रोमोफोर, निम्नलिखित में से कौन सा क्रोमोफोर है? ये प्रश्न सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम, क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम, ठीक है, इन दोनों से लगभग 3 से 4 प्रश्न हर वर्ष हर विश्वविद्यालय में पूछे जाते हैं। तो आपको तैयार करना है और कुछ खास नहीं तैयार नहीं करना है, इसी ऑप्शंस में यही ऑप्शन ही प्रमुख है, इसी में से पूछा जाता है। जैसे समझिए यहाँ पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रोमोफोर, इनमें से क्रोमोफोर कौन सा है? ठीक है, तो क्रोमोफोर अगर हम बात करें NH2 की, तो NH2 आपका ऑक्सोक्रोम है। ये क्या है? ऑक्सोक्रोम। SO3H ये भी आपका ऑक्सोक्रोम है। OH ये भी आपका ऑक्सोक्रोम है। NO2 ये क्या है? ये आपका क्रोमोफोर है। तो सही ऑप्शन डी हो गया। लेकिन क्रोमोफोर का तो आपको पता चल गया कि NO2 है, ऑक्सोक्रोम भी पता चला, NH2 SO3H OH ये क्या है? ये ऑक्सोक्रोम है। तो इसमें आपको क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम दोनों तैयार हो गया। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका डी। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर, जो कि पूछा गया है नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो ये आइसोप्रीन, प्राकृतिक बहुलक जो है ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर आपका है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोसेटिंग बहुलक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थर्मोसेटिंग पॉलीमर? बैकेलाइट, नाइलॉन 66, पॉलीएथिलीन और टेफ्लॉन। तो इनमें से बैकेलाइट थर्मोसेटिंग जो बहुलक है वो बैकेलाइट है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, आपका अगला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड फॉर टेस्ट ऑफ प्रोटीन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रोटीन के परीक्षण की विधि है? देखिए प्रोटीन परीक्षण की विधि हर वर्ष हर यूनिवर्सिटी में पूछी जाती है। फिलहाल अभी तक 2024 सत्र में जो पेपर हुए हैं वो 3 विश्वविद्यालय के अब तक हो चुके हैं। इनमें से 2 विश्वविद्यालय में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि प्रोटीन के परीक्षण की विधि, जिनमें से पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है ब्यूरनेट टेस्ट और दूसरा है निनहाइड्रिन टेस्ट।
और सी कह रहा है कि ए और बी दोनों। तो इनमें से दोस्तों ध्यान रखेंगे, निनहाइड्रिन और ब्यूनिट टेस्ट ये दोनों प्रोटीन परीक्षण की एक प्रकार की विधियां हैं। ऑप्शन नंबर इसमें सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है द करेक्ट साइन फॉर रेट्रोसिंथेसिस अप्रोच। रेट्रोसिंथेसिस अप्रोच के लिए सही चिन्ह। तो रेट्रोसिंथेसिस अप्रोच का जो सही चिन्ह होता है वो इस प्रकार से बनता है, एरो लगा करके। ये आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर है और रिपीटेड रहा है, इसलिए मैंने इसको आपके लिए मेंशन किया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। एग्जाम के पहले आप एक बार इस वीडियो को रिपीट करके जरूर जाइएगा, बहुत ही हेल्प मिलेगी आपको। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, स्ट्रक्चर ऑफ एस्पिरिन। क्या पूछा गया भैया? एस्पिरिन की संरचना पूछी गई है। तो एस्पिरिन की संरचना कैसे बनती है? सबसे पहले आप बेंजीन रिंग बनाना सीखिए। बेंजीन आपने बना लिया, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पर जोड़ेंगे O, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3 और डबल बॉन्ड लगा के यहाँ पर O जोड़ देंगे और यहाँ पर आपका हो जाएगा COOH। यही आपका है एस्पिरिन की संरचना। और इस प्रकार से हमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये आपका एस्पिरिन की संरचना है। पैरासीटामोल और एस्पिरिन ये दोनों आप तैयार करके जाइएगा, 100% पूछा जाना है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम ऑफ ए रिलेशन। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का क्रिस्टल सिस्टम है? अब क्रिस्टल सिस्टम में क्या दिया गया है? ए अल्फा इज डज नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा इज डज नॉट इक्वल टू गामा, डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ए डज नॉट इक्वल टू बी, बी डज नॉट इक्वल टू सी। ये किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों ट्राइक्लिनिक से संबंधित है। किससे संबंधित है? ट्राइक्लिनिक से संबंधित है या आर्थोम्बिक से संबंधित है। आर्थोम्बिक होता तो ऑर्थोम्बिक आप लगाते, लेकिन आर्थोम्बिक है नहीं, लेकिन ये क्या होता है? ट्राइक्लिनिक भी होता है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आप सबसे मेरा निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब के लिए मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ और अब आपका जब तक पेपर नहीं हो जाएगा, आपके आंसर की, आपके पेपर के सॉल्यूशन और आपको डेली क्लास देने का प्रयास मैं करूँगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और हर बार का प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रैग्स इक्वेशन, ठीक है, सभी विश्वविद्यालय में रिपीट हो चुके हैं। ब्रैग्स का इक्वेशन पूछा जाता है। तो ब्रैग्स का इक्वेशन क्या होता है दोस्तों? एन लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? 2D साइन थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है? बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसलिए मैंने मेंशन किया क्योंकि हर बार पूछा जाता है और आपको रिपीटेड प्रश्न कराना था हमें, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम पहचानना है तो आपको क्रोमोफोर पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऑक्सोक्रोम कौन सा है इसमें? OH, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। OH क्या है? ऑक्सोक्रोम है। बाकी अगर बात करें N डबल बॉन्ड O तो ये आपका क्रोमोफोर है। N डबल बॉन्ड N ये आपका क्रोमोफोर है। NO2 क्या है? क्रोमोफोर। तो अगर आपसे क्रोमोफोर पूछा जाए, ऑप्शन में NO2 मिल जाए या फिर N डबल बॉन्ड N मिल जाए तो ये आपका क्या है? ये सभी क्रोमोफोर है। और ऑक्सोक्रोम क्या है? OH। ओके तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या पूछा गया था? ऑक्सोक्रोम पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें है नाइलॉन 66 इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ठीक है। क्या पूछा गया है कि नाइलॉन 66 किससे प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है एडिपिक एसिड एंड हेक्सा मेथिलीन डाईएमीन और बी ऑप्शन है टेट्राफ्लोरोइथिलीन वाइनिल साइनाइड या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि वाइनिल क्लोराइड। तो इसमें दोस्तों जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नाइलॉन 66 जो ऑब्टेन्ड होता है, प्राप्त होता है, वो एडिपिक अम्ल और हेक्सा मेथिलीन डाईएमीन के द्वारा प्राप्त होता है। आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए करेक्ट उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थर्मोसेटिंग पॉलीमर। इनमें से बताना है कि थर्मोसेटिंग बहुलक कौन से हैं। आपके ऑप्शन दिए गए हैं बैकेलाइट, नाइलॉन 66, पॉलीएथिलीन और टेफ्लॉन। तो दोस्तों जो थर्मोसेटिंग बहुलक हैं वो बैकेलाइट। बैकेलाइट क्या है? आपका एक प्रकार का थर्मोसेटिंग बहुलक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है रेशियो ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन कार्बोहाइड्रेट।
कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो दोस्तों कार्बन का जो अनुपात होता है वो 1 होता है। बाकी बात करें हाइड्रोजन तो 2 होता है हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन का 1 होता है। तो यानी क्या हो जाएगा, 1:2:1। इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो म्यूटा रोटेशन? कौन सा यौगिक परवर्ती घूर्णन प्रक्रिया नहीं देता है? यहाँ पर नहीं पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, ठीक है, क्योंकि इसी में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन था कि कौन सा यौगिक परवर्ती ध्रुवण प्रक्रिया में नहीं जाता है, तो नहीं की जगह पे जाता है। अगर नहीं ध्यान दिया तो आपका गलत हो जाता है ऑप्शन, तो इसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो परवर्ती घूर्णन प्रक्रिया जो नहीं देता है वो सुक्रोज जो है नहीं देता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। बाकी अगर बात करें ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज और डी राइबोज, तो ये तीनों क्या देते हैं? डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज और डी राइबोज, ये परिवर्ती घूर्णन यानी कि ये म्यूटा रोटेशन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन सुक्रोज नहीं आता है। तो यहाँ पर नहीं पूछा गया था, तो ऑप्शन सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन आ गया है कि व्हिच इज नॉट ए शुगर? इनमें से कौन सा एक शुगर नहीं है? तो बात करें माल्टोस की, तो माल्टोस आपका शुगर के अंतर्गत आता है। स्टार्च शुगर नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि विच इज ए टेबल शुगर? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही समझदारी का प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जल्दी से आप सभी लोग बताइए कि टेबल शुगर इनमें से कौन सा है? आपके ऑप्शन है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज। चलिए इसमें जो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो सुक्रोज। सुक्रोज को हम टेबल शुगर के नाम से जानते हैं और सुक्रोज को ही कैन शुगर के नाम से जानते हैं। कैन शुगर, इसको ध्यान रखिएगा। कैन शुगर कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी टेबल शुगर पूछ लेता है। और इसी में अगर क्वेश्चंस आपको मिल जाए ब्लड शुगर, आपको अगर आपसे पूछे कि ब्लड शुगर किसे कहते हैं, तो ब्लड शुगर किसे कहते हैं? ध्यान रखेंगे, ग्लूकोज। ग्लूकोज को क्या कहा जाता है? ब्लड शुगर के नाम से जाना जाता है। टेबल शुगर कहते हैं किसको? सुक्रोज को, और सुक्रोज को ही कैन शुगर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर टेबल शुगर पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकोज कंटेन OH ग्रुप इस? ग्लूकोज में OH समूह की संख्या कितनी होती है? जल्दी से सभी लोग बताइएगा कि ग्लूकोज कंटेन OH ग्रुप, ठीक है। तो इनमें से दोस्तों ध्यान रखेंगे 5 OH समूह कंटेन करता है। ग्लूकोज में कितने OH समूह की संख्या होती है? तो 5 होती है। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला क्वेश्चन आ गया फिर, जिसमें क्या पूछा गया है कि विच वन इज द क्रोमोफोर? आपको इसमें क्रोमोफोर बताना है कि इनमें से कौन सा एक क्रोमोफोर है, ठीक है। पहला है OH, तो OH आपका क्या है? ऑक्सोक्रोम है। SO3H ये क्या है आपका? ये भी ऑक्सोक्रोम है। COOH ये भी आपका ऑक्सोक्रोम है। तो क्रोमोफोर पूछा गया है, तो इसमें सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, NO2। ये क्या है? ये क्रोमोफोर है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द वेट डाई? इनमें से आपको बताना है कौन सा एक वेट डाई है। आपके ऑप्शन है क्रिस्टल वॉलेट, यहाँ पर है कि मरिटस येलो, कांगो रेड और मैथिल ऑरेंज। तो इनमें से दोस्तों क्रिस्टल वॉलेट जो है ये आपका एक वेट डाई के रूप में वर्क करता है। बाकी अगर बात करें कांगो रेड की, तो ये एजो डाई है, और आपका मैथिल ऑरेंज भी एजो डाई के अंतर्गत आता है। तो इनमें से सही उत्तर होगा क्रिस्टल वॉलेट, ये वेट डाई है, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि विच इज द पिरिमिडीन बेस? कौन सा पिरिमिडीन बेस इनमें से है? आपके ऑप्शन है एडानिन, गुआनिन, साइटोसिन और नन ऑफ दीज। तो इनमें से पिरिमिडीन बेस जो है दोस्तों वो है साइटोसिन। ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसमें पूछा गया है कि एस्प्रिन इज नोन एज? एस्प्रिन होता है, एस्प्रिन को जाना जाता है, तो एस्प्रिन को एस्टिल सैलिसिलिक अम्ल के रूप में जानते हैं। एस्प्रिन का जो दूसरा नाम है वो है एस्टिल सैलिसिलिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कई बार रिपीट हो चुका है। कानपुर विश्वविद्यालय में 2023 सत्र में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, और बाकी 24 सत्र में 2 विश्वविद्यालय ने इस प्रश्न को पूछा हुआ है।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है जिसमें है एड्स का पूछा गया है। एड्स स्टैंड फॉर, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एड्स का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो इनमें से सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? सी वाला इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया कि फॉर ए क्यूबिक सिस्टम विच इज़ ए करेक्ट कंडीशन, एक घन प्रणाली के लिए सही स्थिति क्या है? तो घन प्रणाली के लिए जो सही स्थिति होती है वो होती है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ठीक है, इसमें अगर ए इज डज नॉट इक्वल टू बी, बी इज डज नॉट इक्वल टू सी, अगर ये मिल जाए तो ऑप्शन आपका वो गलत हो जाएगा। जैसा कि पहला ऑप्शन देख सकते हैं, पहला ऑप्शन आपका कह रहा है कि ए इज डज नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। बी वाला दोनों में इसमें नेगेटिव दिखा रहा है, ये आपका रॉन्ग है। लेकिन सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ए इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ठीक है, ये एक घन प्रणाली के लिए सही स्थिति है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कि यदि एक घन प्रणाली में इकाई सेल से 4 परमाणु उपस्थित हों तो यह किसका उदाहरण है? यानी कि इफ 4 एटम आर प्रेजेंट इन ए यूनिट सेल ऑफ ए क्यूबिक सिस्टम देन इट शुड बी एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किसका एग्जाम्पल है दोस्तों? ध्यान रखेंगे, ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। क्या है आपका? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हिंदी में कहते हैं चेहरा केंद्रित घन इकाई सेल। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर है। चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है जिसमें पूछा गया है कि टेफ्लॉन इज ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ, किसके बहुलकीकरण से टेफ्लॉन प्राप्त होता है? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि ब्यूटाडाइन, वाइनिल क्लोराइड या फिर वाइनिल साइनाइड, और ऑप्शन डी आपका है टेट्राफ्लोरोएथिलीन। तो ध्यान रखेंगे टेट्राफ्लोरोएथिलीन ये प्राप्त होता है टेफ्लॉन, टेट्राफ्लोरोएथिलीन से टेफ्लॉन प्राप्त होता है, यानी कि टेफ्लॉन इज ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ टेट्राफ्लोरोएथिलीन। ओके, ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा? करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है जिसमें पूछा गया कि फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन इज आल्सो नोन एज, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है? पहला है एपॉक्सी रेजिन या एसाइटिरिन, नाइलॉन 66 या फिर बैकेलाइट। तो फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन जो जाना जाता है वो एपॉक्सी रेजिन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और कुछ हद तक बैकेलाइट का ऑप्शन भी सही हो सकता है क्योंकि दोनों ऑप्शन मुझे सेम मिलते हैं। फिलहाल मेरे अनुसार आपका ऑप्शन ए ही इसमें सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है जिसमें पूछा गया है कि विच वन इज ए प्रेजेंट इन मिल्क, दूध में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है लैक्टोज, स्टार्च, सेलुलोज और सुक्रोज। तो दोस्तों दूध में पाई जाने वाली जो शर्करा होती है वो लैक्टोज, दूध में क्या पाई जाती है? लैक्टोज पाया जाता है। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया जिसमें पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रेड्यूसिंग शुगर, कौन सा इनमें से एक नॉन रेड्यूसिंग शुगर है? पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है जिसमें पूछा गया है, पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों? लैक्टोज, माफ़ कीजिएगा ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज। दूसरा ऑप्शन है फ्रक्टोज, सी ऑप्शन है माल्टोज और डी दिया गया है सुक्रोज। तो इनमें से अगर हम बात करें ग्लूकोज की तो ये रेड्यूसिंग शुगर है, फ्रक्टोज भी और माल्टोज भी रेड्यूसिंग शुगर है, लेकिन यहाँ पर सुक्रोज जो है ये नॉन रेड्यूसिंग शुगर है। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक 2021 सत्र से लेकर के, ठीक है, 2024 सत्र तक में हर विश्वविद्यालय में कॉमन क्वेश्चन ये रहा है। चले अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जिसमें है कि ग्लूकोज रेड्यूसिस विद टालन रेजेंट टू फॉर्म, ग्लूकोज टालन अभिकर्मक से अपचयित होकर देता है। तो जब भी ग्लूकोज टालन अभिकर्मक से अपचयित होता है तो दोस्तों ये सिल्वर मिरर देता है। क्या देता है? सिल्वर मिरर देता है। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चले आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जिसमें पूछा गया है द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज, आणविक कक्षक के ऊर्जा का क्रम आपको बताना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप सब इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। जितने भी दोस्त देख रहे हैं वीडियो, आप सबसे मेरा आग्रह है कि जब भी आपका क्लास समाप्त हो आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आप इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। फिलहाल मैं आंसर आपको बताऊंगा लेकिन कमेंट बॉक्स में बताऊंगा,
ठीक है, ये आपका होमवर्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पूछा गया है कि नेप्थॉल एस इज एग्जाम्पल ऑफ। नेप्थॉल एस किसका एग्जाम्पल है? पहला ऑप्शन है एजोडाई का, या फिर जिसमें दिया गया टाइफेनिल मेथिन डाई का, इंडिगो डाई, या फिर नाइट्रोडाई। ध्यान रखेंगे जो नेप्थॉल एस है ये एजोडाई का एक प्रकार का एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जिसमें पूछा गया है दोस्तों कि द आरएनए प्रेजेंट इन राइबोसोम एंड साइटोप्लाज्म। आरएनए जो राइबोसोम और साइटोप्लाज्म में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो राइबोसोम और साइटोप्लाज्म में पाया जाता है वो टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए, ये तीनों पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में राइट आंसर आपका होगा। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, जिसमें क्या पूछा गया है? इसमें है कि PABA निरूपित करता है। PABA स्टैंड फॉर, तो ये किसके लिए स्टैंड करता है? ये पैरा एमिनो बेंजिल एल्कोहल, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पैरा एमिनो वेंजाइल एल्कोहल। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर आपका है। ओके, चले अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जिसमें पूछा गया है कि द ड्रग्स विच आर यूज टू द रिलीव पेन। औषधि जो दर्द निवारक में उपयोग होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है एंटी इन्फ्लामेटरी, बी है एंटीपायरेटिक्स, और सी दिया गया एंटीबॉडीज़, और डी दिया गया एनाल्जेसिक। तो दर्द निवारक जो होता है उसे एनाल्जेसिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है KCl इज ए। KCl है ये बॉडी सेंटर्ड यानी कि BCC है, या फिर FCC है, या फिर SCU यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, या नन ऑफ दीज। तो KCl को हमेशा ध्यान रखेंगे, ये आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, FCC। ठीक है, चलें अगला प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि यदि एक घन प्रणाली के इकाई सेल में 4 परमाणु उपस्थित हों तो ये किसका उदाहरण है? तो इसमें दोस्तों ध्यान रखेंगे ये किसका उदाहरण है? ये आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का उदाहरण है। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जिसमें है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर कंटेन नाइट्रोजन। इनमें से कौन सा बहुलक नाइट्रोजन होता है? बहुलक माफ कीजिएगा, क्वेश्चन है कि निम्न में से किस बहुलक में नाइट्रोजन होता है? ये बहुलक दिए गए हैं, और बहुलक में है PVC, नाइलॉन, टेफ्लॉन और टेरिलिन। ये सभी क्या हैं? एक प्रकार के बहुलक हैं, और इनमें आपको बताना है कि किसमें नाइट्रोजन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखेंगे टेरिलिन में नाइट्रोजन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें पूछा गया है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन इज आल्सो नोन एज। तो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन किसके नाम से जाना जाता है? तो ये दोस्तों इपॉक्सी रेजिन के नाम से जाना जाता है। सेम यही DDU में आया था, जो अभी पहले मैंने आपको बताया था वो DDU का है, और ये आपका है कानपुर विश्वविद्यालय में। ठीक है, तो इसमें से सही उत्तर आपका था ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जिसमें पूछा गया है माल्ट शुगर विच वन इज नोन एज माल्ट शुगर। इनमें से माल्ट शुगर के रूप में किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को हम ब्लड शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम ब्लड शुगर कहते हैं, ब्लड शुगर। फ्रक्टोज तो ये सबसे मीठी शर्करा होती है। माल्टोस को हम माल्ट शुगर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए तो आज की इस क्लास में इतने प्रश्न थे जो 2024 सत्र में 3 विश्वविद्यालय द्वारा रिपीट हुए थे, जो मैंने आज आपको सॉल्व करा दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में 2023 सत्र का जो पेपर है लगभग कानपुर विश्वविद्यालय का, MGPRU विश्वविद्यालय और आगरा विश्वविद्यालय का, या फिर MS यूनिवर्सिटी का, माँ सुकाम्बरा विश्वविद्यालय का, अगर मिल जाता है पेपर मेरे पास तो उनको मैं कलेक्ट कर करके जो उनके रिपीटेड प्रश्न उनको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, और प्रयास ये रहेगा कि अगर मैं कल वो प्रश्न पत्र आपको सॉल्व करा दूं, और अगर मैं नहीं कराऊंगा तो आपके लिए मैं मॉडल पेपर लेकर के आऊँगा, जो रिपीटेड प्रश्न होंगे आपके प्रत्येक यूनिट के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस क्लास का अगर आपको PDF चाहिए, PDF नोट्स चाहिए MCQ का, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से अगर नहीं ओपन हो रहा है तो आप टेलीग्राम तो ज़रूर यूज करते होंगे, तो टेलीग्राम के सर्च बार में जाइए, जहाँ पर आप सर्च कीजिए SP स्टडी पॉइंट। आप जैसे ही SP स्टडी पॉइंट सर्च करेंगे
तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, जहाँ से आपको नोट्स और PDF मिलते रहेंगे और क्लास का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। ठीक है, और प्लेलिस्ट में और वीडियोस हैं जो 2024 सत्र के प्रश्न पत्र हैं, उनको मैंने सॉल्व कराया है, उनको भी देख लीजिएगा। और 2023 सत्र के भी क्वेश्चन पेपर हमने हल कराए हैं, तो प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबसे मेरा निवेदन है, वीडियो को जोरदार तरीके से सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल पर सपोर्ट बनाए रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।